गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलें, यूज ऑफ दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। आज जो है आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में पढ़ना है। दैट का प्रयोग कब कैसे होता है। डिफाइनिंग क्लास में जो प्रमुख प्रयोग था हु, हुम, हुज, विच, ये तो आप पढ़ लिए हैं। लेकिन दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन देता है। वास्तविकता है कि दैट अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच खोजोगे डिक्शनरी में तो दैट प्रोनाउन है ही नहीं। दैट क्या है? या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। दैट के तुरंत बाद क्रिया आती है तो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट के तुरंत बाद क्रिया न आकर के क्या हो? नाउन हो। नाउन के बाद क्रिया हो, यानी दैट प्लस नाउन क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये फंक्शन देता है, ठीक ना, किसका? रिलेटिव प्रोनाउन का। तो दैट का प्रयोग बिना हु, हुम, विच पढ़े हुए आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमने दैट को क्या बाद में रखा। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं, नॉमिनेटिव केस की चर्चा करते हैं। नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इधर देखिए, नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर ह्यूमन, मैंने बताया था कि ह्यूमन के लिए नॉमिनेटिव केस किसका प्रयोग होता है? नॉमिनेटिव केस के स्थान पर हु का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हु एक क्या होता है? जनरली होता है। हु का प्रयोग क्या होता है? इट इज जनरली यूज्ड। सामान्य आमतौर पर क्या होता है? हु का ही प्रयोग होता है। अब इस हु का अल्टरनेटिव दैट विशेष कंडीशन में बनता है। और कंडीशन क्या है? यदि देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये अल्टरनेटिव होते हैं। दे आर अल्टरनेटिव व्हेन एंटीसीडेंट इज। अगर एंटीसीडेंट के स्थान पर ऑल, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक ना, नन, नो वन, क्या है? नोबॉडी, दोज या ओनली शब्द का प्रयोग होता है, या तो एंटीसीडेंट के स्थान पर हो या एंटीसीडेंट के साथ हो। मतलब ये एंटीसीडेंट का फंक्शन दे। स्वतंत्र रूप से देखिए, स्वतंत्र रूप से ये बन सकते हैं एंटीसीडेंट। इनमें से कौन कौन? जैसे एवरीवन क्या है? स्वतंत्र रूप से एंटीसीडेंट बन सकता है। ये भी बन सकता है, 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 ठीक है ना। अब ये भी बन सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं बनेगा। ओनली के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, ध्यान दीजिएगा। ओनली के बाद नाउन आएगा तो ओनली प्लस नाउन एंटीसीडेंट बनेगा। इसी तरह से एवरी, यानी एवर के बाद कोई नाउन आएगा। स्वतंत्र रूप से एवरी एंटीसीडेंट नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है और समझा भी दे रहा हूँ। यानी एंटीसीडेंट का या तो वो ये शब्द पूर्णतः स्वयं में एंटीसीडेंट हो या एंटीसीडेंट का पार्ट हो उसके साथ। तो ऐसी कंडीशन में हु का अल्टरनेटिव दैट होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन, इसको, इस नियम को आप समझ लीजिए, सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने चार्ट बना करके इसको पढ़ाना उचित समझा, ठीक है। ह्यूमन के लिए आप हु का प्रयोग, नॉमिनेटिव केस में हु का प्रयोग बेहिचक करिए। बेहिचक नॉमिनेटिव केस कहाँ पर? फॉर्मल इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में भी हु का प्रयोग अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनेटिव की बात कर रहा हूँ, कहीं भी करो, स्वतंत्रता है आप। लेकिन दैट जब भी लगाना होगा, दैट जब भी लगाना होगा तो इन शब्दों को खोजना एंटीसीडेंट के स्थान पर है कि नहीं है। अगर है
तो दैट लगा सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये नियम तो फिर क्यों बनाया गया? जब हर जगह हम हु का प्रयोग कर सकते हैं तो दैट की क्या ज़रूरत पड़ेगी? दैट की क्या? तो इस पर जो है इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अब इम्प्रूवमेंट जब आएगा तो प्रायोरिटी आपको हु को देना है कि दैट को देना है? अब इसको समझ लीजिए, प्रायोरिटी आप दैट को दोगे, हु को नहीं दोगे। क्यों? इसलिए कि हु का प्रयोग तो सभी जानते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला ये जानना चाहता है कि क्या आप दैट के बारे में भी जानते हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि ह्यूमन के लिए हु का प्रयोग होता है। तो इम्प्रूव आपको किससे कराना है? दैट से कराना है, यानी हु के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देना। आंसर दैट होगा, हु नहीं होगा। क्यों? हु तो जनरल है, तो जब जनरली यूज हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दैट दिया है तो दैट उसका आंसर हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, फॉर थिंग, नॉमिनेटिव के साथ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग। जब भी आप फॉर थिंग के लिए प्रयोग करोगे नॉमिनेटिव केस का, तो दिस और दैट आपस में क्या होते हैं? अल्टरनेटिव होते हैं। चाहे आप नॉमिनेटिव केस की बात कर रहा हूँ, दिस का करो और चाहे आप दैट का करो, लेकिन दैट क्या होता है? देखो, दे आर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होते हैं, बट दैट इज मोर फॉर्मल देन विच। ठीक ना? विच से ये ज़्यादा फॉर्मल होता है, यानी ज़्यादा अनोखा है, औपचारिक होता है, मतलब ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा प्रचलन में है। तो आप प्रायोरिटी किसके दो, किसको दो? दैट। तो इसीलिए जैसे मैं कहीं भी डिफिनीशन लिखा हूँ अब तक जो वीडियो बनाया हूँ, हाँ, अ नाउन इज अ वर्ड दैट, विच नहीं लगाया। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट, विच नहीं लगाया। क्यों? दैट को ही प्रायोरिटी आती है, सिंपल सा। अब ठीक ना? तो एग्जाम्पल की रही बात, तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, समझा सकते हैं आपको। जैसे हम नॉमिनेटिव केस ह्यूमन की बात करते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि दिस इज, ठीक है, दिस बॉय। एग्जाम्पल तो सब हो चुके हैं, ठीक ना? पीछे की वीडियो में सब हो गए, लेकिन इसको समझाने के लिए तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो दिस इज दी बॉय। अब यहाँ पर अगर हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट, देखिए, स्टोल माई क्या पेन, कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस हम यहाँ लिख रहे हैं कि दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। अब इस सेंटेंस में से करेक्ट और इनकरेक्ट आपको करना है। तो पहला सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया, ये जो सेंटेंस है आपका पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, और दूसरा वाला आपका करेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हु क्या होता है? जनरली यूज्ड होता है, ठीक। दैट विशेष कंडीशन में होता है, जब एंटीसीडेंट के स्थान पर हम इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ आया ही नहीं ऐसा, देख लीजिए। दी बॉय, एंटीसीडेंट हमारा क्या है? दी बॉय। तो ठीक ना? इन शब्दों में से कोई शब्द नहीं आया है, तो अगर आप दैट का प्रयोग करते हो तो रॉन्ग हो गया। कौन सा सही है? दूसरा। अब चाहे स्ट्रक्चर फर्स्ट में लो डिफाइनिंग क्लास का, और चाहे सेकेंड में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नियम को, कंसेप्ट को आपको समझना है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए
अगर हम लिखते हैं कि I teach every student, ठीक, I teach every student, तो हु तो लगेगा ही। मैंने बताया कि हु का प्रयोग तो आप निस्संदेह हर जगह लगाओ। टॉपिक क्या है? दैट है। हेडिंग क्या है भैया? देख लो, दैट। दैट को समझाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। अकेले स्वतंत्र रूप से दैट को नहीं समझाया जा सकता, तो हम हु का तो प्रयोग करेंगे ही। ठीक, अब सवाल ये उठता है क्या दैट का प्रयोग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा ये इंसिडेंट है और इसके साथ एवर शब्द जुड़ा हुआ। मैंने कहा यार तो स्वतंत्र रूप से आए, तो एवरी तो स्वतंत्र रूप से आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और किसका काम करता है? डिटरमिनर का काम करता है, तो उसे तो नाउन चाहिए ही चाहिए, यानी एवरी के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर के हमारा क्या हुआ? बोलिए, एंटीसीडेंट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, जिसमें से ये आपका क्या है? नाउन है, और ये क्या है आपका? बोलिए, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक, इसका ये मतलब हुआ कि दैट लगेगा, यानी अल्टरनेटिव होगा इस सेंटेंस में। चाहे आप हु का प्रयोग करो और चाहे आप दैट का प्रयोग करो, दोनों ही सही जाएगा, दोनों ही सही जाएगा। तो आई टीच एवरी स्टूडेंट हु ऑब्लिक दैट क्या कम्स टू मी। मैं हर छात्र को, ठीक ना, पढ़ाता हूँ जो मेरे पास आता है। केस आप देख ही रहे हो, केस में तो आप उस्ताद हो गए, इतनी वीडियो बनाया हूँ, पढ़ ली होगे, है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ। केस तो आप देख ही रहे होगे, मास्टर हो गए हो, है ना। नॉमिनेटिव केस और रिलेटिव प्रोनाउन, तो पुरानी बातें हम नहीं इसमें लिखेंगे करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? कचरा भर जाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी इतना तो लिख ही दे रहा हूँ। और डिफाइनिंग क्लास तो बन ही रहा है, तो 1 बाय 1 वीडियो को देखिए, चैप्टर एकदम बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह से बोलिए, किसी भी शब्द पर आप वाक्य बना सकते हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, आपको बस कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। चाहेंगे तो हम अभी 70 एग्जाम्पल दे सकते हैं, लंबा खींच जाएगा ना। लेकिन आपको बस शब्दों का ध्यान देना है। एंटीसीडेंट तो कहीं भी आपको यही चाहिए, स्पॉटिंग एरर में आता है तो, चाहे इम्प्रूवमेंट में आता है तो, दो ही जगह आएगा। ठीक ना, कभी कभी रेयर केस में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो इनको आपको ध्यान देना है, इस कंसेप्ट को याद करना है। अब हम कहाँ आते हैं? नीचे। ठीक है, तो अब चलिए, नॉमिनेटिव केस फॉर थिंग, नॉमिनेटिव केस रिलेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग। तो नॉमिनेटिव केस में क्या बताया गया है? नॉमिनेटिव केस में थिंग के लिए जनरली क्या होता है? एंटीसीडेंट की मौजूदगी में विच का ही प्रयोग होता है। कल की वीडियो में हमने बताया है कि व्हाट का प्रयोग कब नहीं होता है और कब होता है। विच का प्रयोग तब होता है थिंग के लिए जब एंटीसीडेंट मौजूद होता है, और व्हाट का प्रयोग तब होता है जब एंटीसीडेंट नहीं होता है। यहाँ आपको एंटीसीडेंट की मौजूदगी में ही रूल बताया जा रहा है, यानी दैट का प्रयोग जब भी होगा एंटीसीडेंट होने पर ही होगा। तो यहाँ व्हाट की बात तो आएगी ही नहीं, यानी दैट कभी भी व्हाट का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, या व्हाट के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक ना, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। जब भी होगा थिंग के लिए, विच के लिए
होगा। और विच का जो प्रयोग होता है 3 चीज़ों के लिए भाई, एनिमल्स के लिए भी होता है, बर्ड्स के लिए और थिंग के लिए। तो एनिमल और बर्ड्स की बात यहाँ नहीं होगी, ठीक ना। एनिमल बर्ड्स का अगर प्रयोग करना है तो उसके लिए आप दैट का प्रयोग कतई नहीं करोगे। हर जगह किसका प्रयोग करोगे? विच का। नोट कर लेना, बहुत आराम से ही बता रहा हूँ, तो कभी ये दैट जो है आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। यानी एनिमल बर्ड्स के लिए जो प्रयोग करना है तो हमेशा आप विच करोगे, ठीक है ना, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो और चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो। रही बात थिंग, तो थिंग ही कंफ्यूज करेगा। तो थिंग का अगर आपको प्रयोग करना है, एंटीसीडेंट नहीं है तो व्हाट लगा दोगे। जब व्हाट लगा दोगे तो विच भी गायब, और जब विच गायब तो दैट भी गायब। सीधा कंसेप्ट है। अब चलो, अगर एंटीसीडेंट है तो इसका मतलब व्हाट नहीं लगेगा, व्हाट नहीं लगेगा अर्थात विच लगेगा। तो विच लगेगा तो दैट उसका अल्टरनेटिव होगा। आप देखो, दे आर अल्टरनेटिव बट दैट इज मोर फॉर्मल देन विच। तो दैट का प्रयोग ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें तो भाई सारी जो डिफिनीशन मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी दिया है दैट से ही दिया है। तो कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। तो मान लो कि इसमें हम लेते हैं क्या जी, प्रोनाउन का चैप्टर चल रहा है ना जी। तो क्या हम लेते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। ध्यान देना, मैं यही डिफिनेशन दिया हूँ, कहीं भी विच नहीं लगाया हो, प्रायोरिटी दैट को। देखिए, अगर विच लगा देते हो भी सेंटेंस गलत नहीं है। तो हम यहाँ विच भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच ऑब्लिक दैट इज क्या यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये देखो, अब सेंटेंस देख रहे हो ना, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होना चाहिए ना। तो मैंने इसलिए इसको पकड़ा कि सारी डिफिनीशन इसी पैटर्न पर दिया हूँ। तो सारी डिफिनीशन क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है जी? क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको समझ लो, ठीक है ना। इसी के माध्यम से डिफिनीशन भी मैंने आपको समझा दिया, और अगर इसको समझ लोगे तो डिफिनीशन अपने आप याद हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, किस स्ट्रक्चर में है क्या, किस स्ट्रक्चर में है? देखो, पूरा क्या है? कंप्लीट पीसी है, कंप्लीट पीसी है, यानी स्ट्रक्चर फर्स्ट में है। अब एंटीसीडेंट हमारा क्या ये है, बेटा है कि नहीं? ये हमारा क्या है? एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है, ठीक ना। और ये हमारा नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का है और नॉमिनेटिव केस है, इसके लिए थिंग के लिए। तो यहाँ से इंक्लूडिंग कंजक्शन, ठीक ना, ये सब्जेक्ट बन रहा है इसका। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक क्या है? ये बोलो, डिफाइनिंग हम नीचे से कर देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ तक क्या है जी? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, बना कि नहीं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो आप क्या करो, इस एग्जांपल से एक बीच में तो हमने मिटा दिया, इसको आप क्या करना, उतार लेना। अब हम नॉमिनेटिव केस ऑफ, मिटाने के बाद क्या करेंगे? नॉमिनेटिव केस ऑफ रिलेटिव, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन का भी हम बता देते हैं, किसके साथ? दैट के साथ, ओके। चले, अब देखें ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। टॉपिक आपका क्या है? दैट का है, दैट चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आप ह्यूमन के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो दो इंग्लिश होती है, आप जानते हो। एक फॉर्मल इंग्लिश, एक मीन्स रिटेन इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश का क्या मतलब हुआ? फॉर्मल इंग्लिश का मतलब रिटेन इंग्लिश। क्या हो गया?
रिटेन इंग्लिश। और इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब स्पोकन इंग्लिश। क्या हो गया? स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। तो आप ह्यूमन के लिए ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो फॉर्मल इंग्लिश यानी रिटेन इंग्लिश में लिखे गए किसी भी सेंटेंस में आप whom का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? whom का प्रयोग। परंतु अगर सेंटेंस इनफॉर्मल इंग्लिश में है यानी स्पोकन में रोज बोला जाने वाला सेंटेंस है तो वहाँ आप whom और दैट में से कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखें हु की भी केस क्या हो जाएगी? आपकी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी और दैट की तो ऑब्जेक्टिव हो गई क्योंकि यहाँ शुरू में ही लिख दिया। होम की तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है, यही जानते हैं। अब चलते हैं और थिंग की बात करते हैं। तो थिंग में ऑब्जेक्टिव किस पर रहेगा इसका ध्यान देना। तो ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटिव प्रोनाउन थिंग के लिए फॉर थिंग दिस ऑब्लिक दैट क्या होता है? अल्टरनेटिव होता है और क्या होता है? जनरली यूज होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में भी आप ऑब्जेक्टिव केस में कहीं भी प्रयोग करना है थिंग के लिए तो चाहे आप विश लगाओ चाहे दैट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंटेंस रन नहीं हो सकता। परंतु एक ऐसी कंडीशन होगी एंटीसीडेंट के मामले में, उसका ध्यान देना पड़ेगा, है ना। पहले मैंने बताया कहीं जनरली यूज होता है, लेकिन एंटीसीडेंट पर ध्यान देना है। अगर एंटीसीडेंट के स्थान पर या एंटीसीडेंट के साथ दो कंडीशन आती है। एंटीसीडेंट के स्थान पर क्योंकि कई शब्द है ना, स्थान पर भी हो सकता है स्थान और उसके साथ भी हो सकता है। तो एंटीसीडेंट के स्थान पर जैसे नन हो सकता है, नथिंग हो सकता है, नो भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। लेकिन लिटिल और मच का प्रयोग तो किसी नाउन के पूर्व ही होगा। लिटिल और मच का प्रयोग कहाँ होगा? किसी नाउन के पूर्व, और नाउन क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट बन जाएगा। इस नियम को समझिए। यदि एंटीसीडेंट के स्थान पर इन शब्दों में से कोई शब्द लगा है, या स्वतंत्र रूप से लगा हो या किसी नाउन के साथ लगा हो, तो नाउन के साथ लगने वाले में लिटिल होगा और मच होगा, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में आप विश का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। दैट क्या करता है? इट रिप्लेसेस विश। इट रिप्लेसेस विश, यह विश को हटा देता है, पूर्णतः खत्म कर देता है। कहता है कि नहीं, अगर ये इंसिडेंट है तो सिर्फ मेरा है अकेला, बाकी अगर कोई इंसिडेंट आता है तो उसमें मेरा भी हिस्सा है, तुम्हारा भी हिस्सा है, यानी तुम भी बैठ सकते हो, मैं भी बैठ सकता हूँ। ये इनका दोनों का एग्रीमेंट है, ये समझ लीजिए। लेकिन दैट यहाँ क्या है? हावी पड़ गया विश पर कि नहीं, अगर ऐसी कंडीशन है तो भैया मैं ही उसका मालिक हूँ, बस ठेठ में आप समझ लीजिए, ठीक है ना। यही है इसका कंसेप्ट। तो इसमें हम आपको एग्जांपल देते हैं। अब सवाल ये है कि सेम सेंटेंस, क्या सेम सेंटेंस स्पोकन और रिटन हो सकता है? तो हो सकता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो रिटन में भी यूज होते हैं और स्पोकन में भी यूज होते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं? रिटेन होते हैं, बोला भले ही जाता है स्पोकन में। अब कुछ और ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो स्पोकन होते हैं, लिख तो दिया जाता है समझाने के लिए, लेकिन वो रिटेन नहीं होते। ये 3 कैटेगरी होती है सेंटेंस की। क्या? सम कहिए, सम sentences are always used in written English, some are in spoken English, and some are in both English। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसको आपको देखना है, समझना है। सेंटेंस क्या है? देखिए, I met
हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ, तो हम नॉर्मेटिव केस का एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव देना है, नॉर्मेटिव के दे चुका हूँ। तो द मैन क्या है, यानी दी मैन, दी मैन। अब यहाँ पर हमको लिखना है, ध्यान दीजिए। अब ह्यूमन हम ये एंटीसीडेंट बना रहे हैं, तो जो हम मैन को एंटीसीडेंट बना रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एंटीसीडेंट। इसको हम एंटीसीडेंट बना रहे हैं, तो ये ह्यूमन हुआ, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर whom का प्रयोग तो बेहिचक करेंगे। देखिए, क्योंकि whom दोनों जगह बैठा है, फॉर्मल इंग्लिश में बैठा है और इनफॉर्मल इंग्लिश में बैठा है, अर्थात रिटन इंग्लिश में बैठा है और स्पोकन इंग्लिश में बैठा है। तो जब दोनों में बैठा है तो हम whom का प्रयोग बेहिचक कर देंगे, ध्यान देना, तो सेंटेंस गलत होगा ही नहीं। अब रही बात who का और that का, ठीक। तो हम सेंटेंस लिख लेते हैं, तब बताते हैं। द मैन whom I met, ठीक ना, आदमी जिससे मैं मिला, ठीक ना, टोल्ड मी, मुझसे बोला, क्या करने को, टू कम बैक, टू कम बैक, वापस आने को। आदमी जिससे मैं मिला था, वह आदमी जिससे, जिससे से क्या हो जाएगा, जिससे हो जाएगा भाई, जब से उत्पन्न होगा तो whom का क्या होता है, जिसे, तो जिससे हो जाएगा। वह आदमी जिससे मैं मिला था मुझसे बोला, क्या, टू कम बैक, वापस आने को, वापस आने को, ठीक ना। तो अब बताइए, हमने केवल whom का प्रयोग किया। जब whom का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये सेंटेंस तो रिटर्न भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, सीधा सीधा। whom का प्रयोग तो दोनों में। अब हम डिसाइड करें कि रिटेन है कि स्पोकन। वास्तव में भाई स्पोकन है, स्पोकन के वाक्य को अगर हम रिटेन में लिखेंगे तो हमारी मजबूरी है whom लगाना। तो हम whom लगा दिए तो इस सेंटेंस को किसमें मान लेते हैं, क्या जी, फॉर्मल इंग्लिश मान लेते हैं, हुआ कि नहीं, क्या मान लेते हैं, यहाँ कलम चेंज कर दें, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। क्या मान लेते हैं भैया, यहाँ लिखे फॉर्मल इंग्लिश। ये सेंटेंस फॉर्मल इंग्लिश का है नहीं, वास्तविकता है, लेकिन केवल whom लगा रहे हैं इस, अरे सॉरी, इनफॉर्मल इंग्लिश का है, स्पोकन का है। लेकिन जब हम केवल whom लगा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको रिटर्न बना रहे हैं, तो रिटर्न में भी सही जाएगा। क्यों, देख लीजिए। लेकिन अगर हम इसे ले जाना चाहते हैं कहाँ, इनफॉर्मल इंग्लिश, स्पोकन का, तो बेहतर ये होगा कि हम whom हटा दें। क्या कर दें, whom हटा दें, उसी से क्लियर होगा। लेकिन पहले हम whom लिखेंगे, क्या लिखेंगे, whom लिखेंगे, तब समझाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, who लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, that लिख देते हैं, और पूरा सेंटेंस हम उतार देते हैं। टोल्ड मी हो जाएगा और टू कम बैक हो जाएगा। ये देखिए उतार दिया। अब चलिए, जब हम अल्टरनेटिव दे दिए, अल्टरनेटिव दिए तब तो क्लियर हो गया कि ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, ठीक लगा दिया ना भैया, क्लियर हो गया। लेकिन केवल whom लगाने से क्लियर नहीं हो पा रहा। तो स्पोकन के सेंटेंस को हम कहाँ ले गए, रिटन में लिखे हैं। हाँ, आई छूट गया। हाँ, देखिए सेंटेंस थोड़ा सा वो हो गया। हाँ,
लंबा होने के कारण यहाँ पर जगह का कमी पड़ेगी, इसीलिए हमने साथ मार दिया। दैट मैन हु दैट, आगे क्या जी, आई मेट, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है ना, मेट टोल्ड मी, क्या हो गया, टोल्ड मी टू कम बैक। अब यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ेगी, देखिए आप इसको समझ लीजिए। आप बताइए, जब हम इसको अल्टरनेटिव कर दिए तीनों को तो क्या हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, इनफॉर्मल इंग्लिश हो गया। तो केवल हुम का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इसको हम प्रयोग ना करें, स्पोकन में किसका करें, हु का और दैट का। तो स्पोकन में जो बोले जाने वाले सेंटेंस हैं, इसीलिए हुम नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पष्ट करने के लिए क्या बोला जाता है, या तो हु का प्रयोग किया जाता है या तो दैट का। क्लियर हो जाता है, क्योंकि हुम लगाने से जो है पता नहीं चलेगा कि रिटेन है कि स्पोकन। ये चला गया। तो ये तो ह्यूमन की बात हो गई। अब जो है हम थिंक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थिंक की। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर पे लिखते हैं, क्योंकि जगह हमें कम पड़ जा रही है ना। आपको उतारने का मौका मिल गया होगा, कई बार हम पीछे आते हैं, नहीं जी टैप करने का अगर चाहेंगे तो। अब हम क्या करते हैं कि थिंक की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव इज फॉर थिंक में देखिए क्या है, विच ऑब्लिक दैट जनरली यूज होता है, समझा दिया हूँ मैं। दैट हावी कब पड़ेगा, विच पर, यानी विच को कब हटाएगा, जब एंटीसीडेंट ये आ जाएगा विशेष। अदरवाइज दूसरा कोई एंटीसीडेंट है तो वो अल्टरनेटिव होगा, चाहे आप क्या है जो लगाइए, चाहे आप विच लगाइए और चाहे आप दैट लगाइए, ठीक है ना। अब देखिए हम एग्जांपल कुछ दे देते हैं। दिस इज द पेन। अब आप चाहे यहाँ विच लगाओ और चाहे दैट लगाओ। आई क्या बात एस्टरडे, यह वही कलम है। देखिए, तो विच की वीडियो में सेंटेंस पढ़ चुके हो, तो जितनी भी विच का प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव केस में कहीं भी एक्सेप्ट दिस, मतलब हम अभी लगाए हैं या दिस कह दो, यहाँ सबके लिए कह दे रहे हैं। इन शब्दों को छोड़कर कहीं भी, तो विच के वीडियो आप पढ़ लियो, तो अगर ये शब्द नहीं है वहाँ मैं दिया ही नहीं हूँ, तो सारे सेंटेंस में आप क्या है, विच का ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं। अल्टरनेटिव क्या, आप दैट कर सकते हो, वहाँ इसलिए नहीं किया कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। तो हर जगह आप क्या करोगे, विच का अल्टरनेटिव दैट कर सकते हो बेहिचक। कौन सी केस है, ये देखो, ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया, ये आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा हुआ है। अब चलिए विशेष केस क्या आ रही है, ये एंटीसीडेंट है आपका, क्या है ये, यहाँ का एंटीसीडेंट क्या है, नॉर्मल है, ठीक। एक नॉर्मल एंटीसीडेंट है या नाउन, ठीक ना। ये है हमारा जो है एंटीसीडेंट, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब चलो एंटीसीडेंट हम चेंज करते हैं, ठीक ना। एंटीसीडेंट की जगह पर हम ऑल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखते हैं कि ऑल दी एप्पल, तो एप्पल्स कर देते हैं, ऑल लगा है प्लूरल हो गया, ऑल दी एप्पल्स, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम विच कर देते हैं, ठीक ना, क्या कर देते हैं, विच कर देते हैं।
विच ऑब्लिक दैट भी कर देते हैं। क्या करते हैं? विच ऑब्लिक दैट भी कर देते हैं। ऑल दी एप्पल्स विच ऑब्लिक दैट आई बॉट, ठीक ना, yesterday आर स्वीट। क्या है? तो स्ट्रक्चर की जानकारी तो आपको ऑलरेडी है, इसका वीडियो आप पहले देखिए तब दैट का देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह नॉमिनेटिव में हु का देखिए, विच का नॉमिनेटिव भी देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। यानी ये दैट की वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। हु का देखिए, हुम का देखिए, फिर विच का देखिए, उसके साथ इसको देखिए, तब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में हमने विच ऑब्लिक दैट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, केवल दैट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल दैट। ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल्स हमारा नाउन है, एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। परंतु इस एंटीसीडेंट के साथ इतना वर्ड क्या है? एडिशनल आ गया, तो ये भी तो एंटीसीडेंट का हिस्सा हुआ है कि नहीं है? भाई नाउन के पहले ये लगा हुआ है, क्या डिटरमिनर द हो गया, और आल क्या न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो इसके साथ ही तो है। तो एंटीसीडेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसके साथ में करिए। ये मुख्य तो ये है। तो अब क्या है? ये नाउन है और ये आप देख ही रहे हो, यानी आल पूरा एंटीसीडेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसलिए आल के वजह से यहाँ पर विच का प्रयोग बिल्कुल रंग होगा, दैट का सही होगा। तो हमारे ख्याल से अब दैट वाला आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन एज की चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या नो एंटीसीडेंट प्लस व्हाट की चर्चा करेंगे। 1 बाय 1 पूरा परोस देंगे, फिर खाते रहिए। अब पचता है कि नहीं पचता है ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो बस हाँ जी, अगली वीडियो तक के लिए अलविदा। थैंक यू।